साथियों नमस्कार। साथियों आज आपके सामने एक ऐसी दास्तान या यूं कहूं कि एक ऐसी कड़वी सच्चाई रखने जा रहा हूं और उनके विषय में रखने जा रहा हूं जो इस देश की सुरक्षा में लगातार अपने जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान होगा मैंने पहले जो हमारी सेना है, भारतीय सेना है, उस सेना में जो हमारे सैनिक हैं उनकी स्थिति और उस सेना से रिटायर्ड हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी स्थिति, उनकी जो बहुत सारी दिक्कतें हैं उनके विषय में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज देश को और देश के साथ साथ उन लोगों को भी जिन लोगों के साथ में यह दिक्कत है और बाकी सबको भी एक बड़ी कड़वी सच्चाई मैं बताना चाहता हूं। बहुत ध्यान से इसे सुनने की, समझने की जरूरत है साथियों। ये चार जिनका लगभग सेना की तरह काम है आप देखेंगे, उनमें है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। इसके अलावा जो हमें असम राइफल्स, साथ में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। ये चार ऐसे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जिनका काम लगातार सीमा पर सेना की तरह काम करना है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ जो आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, या और भी जितने तरह के कहीं भी कोई भी किसी भी राज्य में कुछ भी होता है, सेंटर में कुछ भी होता है, उस सब के लिए काम करने के लिए सीआरपीएफ काम करती है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये सीआरपीएफ वहां के लिए काम करती है। और इसके साथ में एक जो और हमारी जो एक फोर्स है सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्र सरकार के जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं या ऐसे इंडस्ट्रियल उनके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं या और बड़ी चीजें जैसे पोर्ट हैं यानी बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं और आपके एटॉमिक रिसर्च हमारे सेंटर हैं। इसके अलावा जैसे हमारे जो डैम हैं उनकी सुरक्षा के लिए और बाकी जितने भी मेट्रो है, हमारी मेट्रो है, और जितने भी इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ काम करती है। तो ये 6 हमारे हैं और इनमें भी ये जो सीआरपीएफ है, इसी सीआरपीएफ में से जो साथी हैं उनको ट्रेंड करके जो बनाया जाता है वो एसपीजी। आप जानते हैं कि जो बहुत ही मतलब प्रधानमंत्री से लेके और जितने भी जो लोग हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी वगैरह जो मिलती है वो सब एसपीजी के हमारे सारे साथी हैं। एसपीजी के साथी है हमारे, और इसके साथ में जो एनएसजी है यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जो एसडीजी है, पीडीजी है, जो आरएएफ है मतलब रैपिड एक्शन फोर्स। आप देखते होंगे जहां भी कोई आंदोलन होता है तो आरएएफ की टीम खड़ी होती है नीले कलर के कपड़ों में। इसके अलावा जो एनडीआरएफ है यानी बाढ़ वगैरह और भूकंप वगैरह की स्थिति में जो वो करते हैं, वो जो सारी चीजें देखते हैं वो भी सारे इसी में से आते हैं। और साथ में कोबरा, ये सब लोग जो हैं सारे साथी सीआरपीएफ में से सब ट्रेंड किए जाते हैं और अलग अलग जगह उनको ड्यूटी दी जाती है। इस तरह से ये हमारी अर्धसैनिक बलों की पूरी फोर्स है। और मैंने जैसे बताया तकरीबन 12 लाख हमारे अर्धसैनिक बलों के सैनिक और अधिकारी हैं। ये सारे के सारे बहुत कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान गर्मियों में होता है राजस्थान के इलाकों में, वहां ये सेवा करते हैं। साथ में जो हमारा सियाचिन वगैरह का जो उधर का इलाका है, बर्फीला इलाका है, जहां पे -40 डिग्री यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है, उस तापमान पर कड़कड़ाती ठंड में वहां भी हमारे साथी काम करते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। असम के जो कई इलाके हैं बड़े ऐसे इलाके हैं, वहां तो एक मच्छर इस तरह का उस इलाकों में होता है नॉर्थ ईस्ट के में कि हर समय एक
मच्छरदानी टाइप का, जाली टाइप का उन्हें हेलमेट पहन के रखना पड़ता है, काट दे तो उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसे इलाकों में वो हमारे साथी काम करते हैं। इन साथियों की बड़ी जायज डिमांड है, एक बहुत ही जायज इनकी करीब 10-12 मांगे हैं, और पिछले लगभग 7-8 साल से, 7 साल से तो पक्का है कि इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर ये लगातार जो इनके सेवानिवृत्त साथी हैं, जो रिटायर्ड साथी हैं, वो साथी जिनकी संख्या मतलब थोड़ी नहीं है, उनकी संख्या भी लगभग 8 लाख उनकी संख्या है पूरे देश में, वो सारे साथी लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये 10-12 जो डिमांड है सरकार पूरी नहीं कर सकी। ये वही है राष्ट्रभक्त सरकार, जो राष्ट्रभक्ति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे लगातार नौटंकी करती है, नौटंकी। और ये वही है जो वो सरकार है जिसने, जब पुलवामा कांड हुआ, आप जानते हैं 2019 में 14 फरवरी को जब पुलवामा कांड हुआ, उस पुलवामा कांड में हमारे सीआरपीएफ के जो 44 जवान शहीद हुए, उसके बाद की स्थिति में आज तक उनकी क्या स्थिति है, उनके घर की क्या स्थिति है, कोई देखने नहीं गया, कोई खबर लेने नहीं गया है। कैसे वो जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अधिकतर जो हैं वो किसानों के बच्चे आते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं। तो वो जो साथी हैं, उन साथियों की कोई खबर लेने नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई। बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, बड़ी छोटी सी डिमांड है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं जो उनकी डिमांड है, और आप देखेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं, देखिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं और इनका जो काम करने की जो इनको ड्यूटी दी जाती है वो कैसी है। वो बिल्कुल मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि जैसी सेना की ड्यूटी है लगभग उसी तरह की सेना की तरह ही उनका भी काम है। तो मैं समझता हूं सेना की तरह उन्हें सुविधा भी दी जानी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि रात दिन काम करते हैं, इलेक्शन करते हैं, तो यही सारे जो साथी हैं अर्धसैनिक बलों को, सीआरपीएफ के और सीआईएसएफ के, यही सारे के जवान जो सारा सब करवाते हैं, मतलब किसी भी स्थिति में यही सब है। तो क्या डिमांड है इनकी? एक इनकी डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन की, जैसे सेना की डिमांड है 1 रैंक 1 पेंशन की। मोदी जी ने बड़ा रेवाड़ी में जो बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी, रैली हुई थी 2014 के चुनाव से पहले, बड़ा भाषण देकर बहुत ही वो किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, और दिया कुछ नहीं। हालत यह है इस समय कि जंतर मंतर पर हर दिन लगातार 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जो सैनिक है वो धरना देते हैं, और अब उन्हें धरना देते हुए लगातार 2000 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, 2000 दिन से भी ज्यादा लगातार वो दे रहे, उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन अभी तक नहीं मिला है। एक स्थिति है यही, इसी तरह की ये भी 1 रैंक और 1 पेंशन की डिमांड करते हैं। क्यों कर रहे हैं इसको भी समझना जरूरी है कि जो हमारी ये सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, ये फोर्सेस जो हैं वो सब जो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 246 में जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो यूनियन लिस्ट है, यानी केंद्र सरकार जिन पर कानून बना सकती है, जो केंद्र सरकार के विषय है, उसी के तहत इनका भी गठन किया गया है। जिस तरह से जो हमारी सेना है उसका गठन किया गया है, उसी तरह से उस यूनियन लिस्ट के तहत ही इन पैरामिलिट्री फोर्सेस का, अर्धसैनिक बलों का गठन किया गया है। ये एक अलग बात है कि ये जो आते हैं, कंट्रोल जो इनका रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत इनका जो है कंट्रोल वो रहता है। आज के समय में आप जानते हैं गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी इनके गृह मंत्री हैं, उनके कंट्रोल में ये रहता है। तो ये जो हमारी फोर्सेस हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड कर रहे हैं सेना की तर्ज पर। देना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? इसके अलावा एक बड़ी मजेदार, बहुत ही अच्छी इनकी डिमांड है, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड। आपको ध्यान होगा, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं कि 2004 में 1 जनवरी 2004 को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने जो पुरानी पेंशन थी उसको खत्म कर दिया, और उसके बाद में नई पेंशन उन्होंने लागू की। नई पेंशन किस तरह से था? नई पेंशन का कि जो भी नई पेंशन यानी 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में जितने भी लोग नौकरी में आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की में,
वो सब के सब उनको नई पेंशन स्कीम जो उसके तहत पेंशन मिलेगी। वो क्या स्कीम है? हर महीने जो भी कर्मचारी है, जो भी नौकरी कर रहा है, उसके हर महीने उसकी सैलरी बेसिक पेंशन जो है उसमें से 10% और उसका डीए उसमें से 10% कटेगा, और इसी में इतना ही जो सरकार है वो अपनी तरफ से वो देगी भाग, और उसके बाद में ये जो होगा ये इकट्ठा होता रहेगा। इसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। वो जो अथॉरिटी है वो उसको किस किस तरह से कंट्रोल करेगी, वो उसका वो देखेगी, और इसमें से पेंशन मिलेगी। ये एक स्थिति है। उसको जो है गवर्नमेंट ने अभी 10% जो हिस्सा अपनी तरफ से गवर्नमेंट को देना था उसे बढ़ा के अब 14% कर दिया। बस इतना ही हुआ, बाकी कुछ नहीं। जो पुरानी पेंशन थी, पुरानी पेंशन में जो परिवार की भी पेंशन थी, परिवार को भी पेंशन मिलती। इस नई पेंशन में परिवार को पेंशन नहीं मिलती। पुरानी पेंशन में परिवार को पेंशन मिलती थी। परिवार की पेंशन अब होता क्या था कि, और पेंशन कैसे तय होती थी? व्यक्ति जिस समय रिटायर होता था, यानी जो कर्मचारी जिस दिन रिटायर हो रहा था उस दिन उसकी जो पे थी, उस पे का आधा उसकी पेंशन होती थी, प्लस उसमें डीए जुड़ता था। परिवार की पेंशन उसमें शामिल होकर उसको मिलती थी। और वो जब भी वेतन आयोग के माध्यम से उनकी जो जब लोगों की सैलरी बढ़ती थी तो पेंशन भी बढ़ती थी, और जब पेंशन बढ़ती थी तो उसके साथ में डीए वगैरह वो सारी चीज बनती थी, तो एक व्यक्ति के जीने के लायक उसकी व्यवस्था हो जाती थी। वो खत्म करके नई पेंशन दे दी, और इसका विरोध सारे सरकारी कर्मचारी जो नई पेंशन जिनको मिल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कुछ नहीं सुन रही। ये जो हमारे जो अर्धसैनिक बलों के साथी हैं ये भी वो नई पेंशन का विरोध कर रहे हैं, और वो इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, बड़ा जायज उनका विरोध है। वैसे तो सभी का विरोध बिल्कुल जायज है, पुरानी पेंशन होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति 30-32 साल अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल आपको देता है, सरकार को देता है, तो उसके बुढ़ापे में उसकी जिम्मेदारी संभालना ये सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए व्यवस्था जो की गई थी वो पेंशन की व्यवस्था इसीलिए की गई थी, लेकिन सरकार ने वो सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि ये तो सरकार ही ऐसी है। इस सरकार को किसी चीज की वो है नहीं, कुछ भी अपने जिम्मेदारी कोई भी रखना नहीं चाहती। बीजेपी सरकार की ये खासियत है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो और चाहे वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। तो उनका कहना यह है अर्धसैनिक बलों का कि जब सेना को आप पुरानी पेंशन के आधार पर पेंशन दे रहे हैं, हालांकि वो बेचारे अपनी पेंशन के लिए, जो सैनिक हैं वो भी अपनी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, बड़ी बुरी स्थिति है उनकी भी। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि उनको अगर आपने नई पेंशन स्कीम से अलग रखा है और पुरानी पेंशन के हिसाब से दे रहे हैं तो हमें भी पुरानी पेंशन दी जाए, नई पेंशन नहीं दी जाए। एक जो इनकी बड़ी डिमांड है वो ये कहते हैं कि जो जैसे हमारे फौज के जो हमारे सैनिक हैं उनको रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विस का जो एक्स सर्विसमैन का दर्जा होता है, ये भी यही चाहते हैं कि हमें जो है एक्स पैरामिलिट्री सर्विस के हिसाब से वो स्टेटस जो है हमें दिया जाए, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस दिया जाए। और इसके लिए केवल यही नहीं है, इसके लिए जो एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एक ऑर्डर है वो निकला भी हुआ है, जिसका नंबर है 27011/100/2012 रेड विद डेटेड 23/11/2012, मतलब 23/11/2012 का ये एक ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय का निकला हुआ है कि इनको वो स्टेटस दिया जाए एक्स सर्विसमैन का, बावजूद उसके दिया नहीं गया है। ये बड़ी जेन्युइन डिमांड कब का? 2012 का। 2012 में निकला और इस समय 2020, अब 2021 शुरू होने वाली, इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई, बहुत मामूली सी डिमांड। इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि जैसे सेना के लिए हर जिले में सैनिक बोर्ड हैं, इसी तरह से इनके लिए भी अर्ध सैनिक बोर्ड हर जिले में बनाए जाए। मैं समझता हूं इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी भी तरह की है नहीं, सरकार को करना चाहिए भाई। कम से कम ये जो अर्धसैनिक बल है हमारे साथी, अगर इनकी कोई दिक्कत होती है इनकी देखभाल के लिए, भलाई के लिए अर्धसैनिक बोर्ड जो है बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट अलग तरीके से उनको हैंडल करें, उनकी दिक्कतों को जानता समझता हो, तो ये चीजें होनी चाहिए। बहुत छोटी सी चीजें हैं लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, और उन परिस्थितियों में जिस परिस्थिति में वो लोग काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप नहीं दे रहे हैं। एक बड़ी और डिमांड है
देखेंगे, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि